नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज पिछले लंबे समय से जो चल रहा है एक किस्सा कि राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में बदलाव होगा, कल होगा, परसों होगा, जल्द होगा। इसको लेकर आज सवाल ये है कि क्या बजट से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यूरोक्रेसी में बदलाव कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कहाँ? कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पिछली सरकार में भी फ्रंट सीट पर बैठे नजर आते थे मुख्यमंत्री के बगल में, इस बार भी नजर आ रहे। तो क्या वो इतने भरोसेमंद हैं, इतने काबिल हैं और नई सरकार का भी उतना ही विश्वास हासिल किया है जितना पिछली सरकार में किया हुआ था? या फिर राजस्थान सरकार इंतजार कर रही है? इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो राजीव तिवारी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जिस तरह की चर्चाएँ, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिस जिस तरफ मैंने इशारा किया है, आप भी समझ गए होंगे। क्या अब सुना ये भी है कि मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से मिले तो एक लिस्ट लेकर गए थे ब्यूरोक्रेसी की और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संबंध में सीएस से बात करें। कितनी सच्चाई है ये तो वो 2 व्यक्ति जो आपस में बात कर रहे थे उन्हीं को पता है, लेकिन इस तरह की खबरें आई हैं बाहर। राजीव तिवारी जी, आज की ब्यूरोक्रेसी की तस्वीर कितनी बदलनी चाहिए या बदलती दिख रही है या नई सरकार के लिहाज से बदलने की उसमें संभावनाएँ हैं? नहीं, जब भी कोई नई सरकार आती है तो बदलती है। अब इस सरकार में, भजनलाल जी सरकार में ऐसा हुआ है कि इन्होंने पदभार ग्रहण किया और उसके तत्काल बाद महीने भर बाद ही फिर से आचार संहिता लग गई 2 महीने बाद। तो वो जो भी ये चेंजेस वैसे तो बहुत सारे किए थे इन्होंने, लेकिन फिर भी जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। और अब संकट ये है कि अब बजट आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि बजट पूर्व कोई बहुत बड़े फेरबदल वो करेंगे। कोई एक आध दो अधिकारी बदल जाए वो रूटीन में होता है, लेकिन कोई आमूल-चूल कोई इस तरीके का बहुत बड़ा फेरबदल अभी नज़र नहीं आता, क्योंकि हुँ, विधानसभा का सत्र भी आ रहा है और पिछली बार भी पहले उससे पहले जो सीपी जोशी थे उन्होंने अधिकारियों को लताड़ लगाई थी। इस बार देवनानी जी हैं, उन्होंने भी सीएस तक को बुला के कह दिया कि भाई जो लंबित क्वेश्चन हैं विभागों के, उनके जवाब इस बार सत्र से पहले मिल जाने चाहिए या सत्र के दौरान जो प्रश्न उठे उनके तत्काल जवाब चाहिए। तो अभी अगर बहुत बड़ा फेरबदल हो जाएगा तो इन सब प्रक्रियाओं में थोड़ी सी तकलीफ आएगी। फिर बजट बनाना है, बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें डालनी है, तो अभी अगर फेरबदल होगा तो वो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मुझे नहीं हुँ। लगता कि अभी कोई भजनलाल जी इस तरीके का कठिन समय में कोई ऐसा, क्योंकि अब जी, तो अगर 5 बजट से उपचुनाव भी आने पहले हैं। बदलाव नहीं होता है, इसका मतलब साफ है कि बजट बनाने वाले चेहरे पिछली सरकार में जो थे, वही होंगे। वही राजीव रहेंगे, जैन जी, वही रहेंगे। इसका मतलब क्या वाक़ई में उससे सरकार को मदद मिलेगी कि पिछले बजट में राज्य के पास पैसा कितना है, हिसाब-किताब कहाँ, कैसे है, कैसे पैसे का आवंटन विभागवार पिछला हुआ था? क्योंकि खुद वित्त जो प्रमुख शासन सचिव हैं, वो पिछली बार अशोक गहलोत के भी खासम-खास थे, हर बार तस्वीरों में नज़र आते थे। इस बार भी वही नज़र आने वाले हैं? देखिए मीना जी, मैं तिवारी जी की इस बात से तो पूरी तरह सहमत हूँ कि अब विधानसभा का सत्र आ रहा है, वो बजट है उस सत्र में, तो उससे पहले कोई बड़ा भारी ब्यूरोक्रेसी में बदलाव तो अभी लगता नहीं है। और जहाँ तक बजट की जो तैयारी करें, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वित्त विभाग के जो मुखिया हैं, तो बजट की जो भी तैयारियां चल रही हैं सारी कुछ उनकी देखरेख में ही सब वो हो रहा है कुछ, तो इसलिए संभावना तो बहुत कम है। अब जहाँ तक आपने बात की कि जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मिले और चिट्ठी वो कोई दिखाई या परमिशन मांगने की जो जिस तरीके की चर्चा, तो उसमें एक तो आरोप जब से ये सरकार बनी है, जब से एक नए चीफ सेक्रेटरी आए सुधांशु पंत, तो विपक्ष का तो आरोप यही रहा है शुरुआत से ही कि साहब ये नौकरशाही हावी है और पूरा शासन चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं। जो सरकार बदलने के बाद ब्यूरोक्रेसी में जितना भी बदलाव हुआ, उसके पीछे वे राजनीतिक तौर पे तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है कि सारा कुछ बदलाव जो किया वो मुख्य सचिव स्तर से हुआ, ब्यूरोक्रेसी के अपने उससे हुआ, सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ।
ये यहाँ तक कि कई मंत्री या विधायकों की जो सिफारिशें थी वो भी नहीं मानी गई, कई स्तरों पर नहीं मानी गई। जो बड़े स्तर की तो बात छोड़िए, छोटे स्तर पे भी आरएएस स्तर के अधिकारियों के भी तबादलों में ऐसा कहा जाता है। अब उसमें कई लोगों ने नाराजगी भी जताई। अब लोकसभा चुनाव हो गए, उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने और पार्टी के अन्य नेताओं ने फीडबैक विधायकों से लिया, तो विधायकों ने तो अपनी नाराजगी ब्यूरोक्रेसी पे ही डाली कि ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके का बदलाव नहीं हुआ। जो पुराने सरकार समर्थक या सरकार के साथ रहे अधिकारी थे, वो ये भी मुख्य पदों पे बैठे हुए हैं। तो जनरली ये जो बदलाव की चीज दिख रही है वो जिला स्तर पर, जैसे कलेक्टर या आपके एसपी, एसडीएम, एडीएम, इस स्तर के तो तबादले हो सकते हैं। लेकिन जो सचिव स्तर के तबादले, प्रमुख सचिव स्तर या अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के, वो तो विधानसभा सत्र के बाद ही संभावना उनकी लगती है कि उसमें बड़ा फेरबदल होगा। लेकिन बाकी तो फेरबदल कर चुकी है सरकार या जो भी संबंधित होते हैं या अथॉरिटी होती है, उसने बदलाव किया। लेकिन गृह और वित्त विभाग, दो विभाग ऐसे हैं जिनके मुखिया पूर्व सरकार में भी थे और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनके बदलाव की ज्यादातर तो बदलाव चीफ सेक्रेटरी से लेकर टूरिज्म जैसा बड़ा विभाग जो है उसमें भी सेक्रेटरी जो है वो पिछली सरकार में जो है वही है। और भी ऐसे उदाहरण हैं। राजकुमार शर्मा जी, राजीव जैन जी ने एक बात की तरफ इशारा किया कि विधानसभा में मुख्य सचिव तक को लताड़ लगाई गई। विधानसभा में जो अधिकारियों को बुलाकर एक सेरेमोनियल, जब भी नए अध्यक्ष आते हैं तो जो मैसेज और संदेश दिया जाता है, उसके बाद विधानसभा का कोई असर अधिकारियों पर रहता है क्या? मीना जी, अधिकारी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अधिकारी हमेशा, कोई भी अधिकारी हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, वो अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। और वो अधिकारी ये देखते हैं कि मेरे यहाँ चीफ मिनिस्टर कौन है, मेरे यहाँ मंत्री कौन है। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो चीफ मिनिस्टर के भी कब्जे में नहीं आते। ये तो राजस्थान में केवल अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे, दो मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिनके कब्जे में मुख्य अधिकारी रहे हैं। ये अधिकारी कौन तो पकड़ में आती ही नहीं है। अधिकारी अपने हिसाब से काम करते हैं और अधिकारियों की नवस पकड़ना इन दो बड़े नेताओं को आता है। बाकी अब जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो तो विधायक ही नहीं है, पहली बार के विधायक हैं। और जो मंत्री विधानसभा में गए हैं, जो सरकार के हमारे मंत्री हैं, वो भी मैक्सिमम नए नए हैं। उनको तो यही पता नहीं कि विधानसभा चलती कैसे है, विधानसभा का, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का बजट क्या होता है, कलेक्टर को चिट्ठी कैसे लिखते हैं। तो ये बजट और या ये सरकार, ये तो अधिकारियों के भरोसे चलेगी। जहां तक अधिकारियों की सवाल है, हमारे राजस्थान में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। सुधांशु सुमत बहुत अच्छे चीफ सेक्रेटरी लगे हुए हैं। अब वो किस तरीके से सरकार के साथ तालमेल बिठाते हैं, अपने कलीग को किस तरीके से साथ लेके चलते हैं, ये तो समय आने पे पता चलेगा। लेकिन मैं राजस्थान के तमाम अधिकारियों से भी अपील करूंगा, ये राजस्थान आप सबका है। सरकार तो कल कांग्रेस की थी, आज बीजेपी की है। हो सकता है नई सरकार के मुखिया और मंत्री नए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सरकार, आप सरकार के प्रमुख हिस्सा हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग नई सरकार को अच्छे से गाइड करें, अच्छा बजट आए, अच्छे बजट के साथ राजस्थान के तमाम हलकों का विकास हो, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सब में अच्छा बजट आना चाहिए। राजस्थान की जनता को लाभ मिलना चाहिए और राजस्थान की जनता को लगना चाहिए कि सरकार बदल गई है, नई सरकार आई है। पहले की सरकार का बहुत अच्छा विजन था, उससे बेहतर विजन लेके सरकार आई है। ये सारे के सारे अधिकारी वही हैं। अधिकारी तो नहीं आते ही नहीं है, लेकिन मैं अधिकारियों से अपील करूंगा, आप अपने और बेहतर विजन का प्रयोग करते हुए भजनलाल जी को मजबूत करें, ताकि हमारा राजस्थान और अधिक मजबूत हो। जी, मुख्य सचिव की बात राजीव जैन जी ने कही। विपक्ष हमेशा मुद्दा बनाता रहा है। कल भी इस बात की बहुत चर्चा हुई थी राजीव जैन जी की परसों मुख्य सचिव बीच मीटिंग के चले गए। बजट पूर्व मीटिंग होनी थी लेकिन वो दिल्ली चले गए अचानक। इसको लेकर भी बहुत चर्चाएं हुई। आज इस बात की चर्चा हुई है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बैठक में नहीं आए और उनके विभाग से संबंधित बैठक थी, बजट पूर्व जो बैठकें हो रही हैं उसमें, और वो नहीं पहुंचे। तो राजीव जैन जी भजनलाल जी के लिए कभी मुख्य सचिव, कभी किरोड़ी लाल मीणा, और आज तो खबर ये भी आ रही है कि तन्मय कुमार अलवर में आकर बैठकें कर रहे हैं विभाग के अधिकारियों के साथ। देखिए मीना जी, ये सरकार बनी शुरुआत से एक तो मुख्यमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल नए हैं। अभी तक 25 साल से हम देख रहे थे कि राजस्थान में
जो भी मुख्यमंत्री रहे वो पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे, जैसे अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे, 25 साल तक ये दो ही नेता राजस्थान की कमाल संभाले रहे, तो इनकी ब्यूरोक्रेसी भी पकड़ती, इनके अपने ये अधिकारियों की कार्य क्षमता को पहचानते थे, तो उस हिसाब से ये इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग भी किया करते थे। अब जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल एकदम नए हैं, भजन लाल जी, जो मतलब पहली बार ही विधायक भी बने हैं, तो प्रशासनिक अनुभव तो निश्चित तौर पर उनका कम है, और अधिकारियों पर जो पकड़ बनाएंगे, पकड़ बनाने में किसी भी नेता को या मुख्यमंत्री को, जो नया मुख्यमंत्री हो, उसको 1-1.5 साल का समय तो लगता ही है कि पहचान की जाती है। तो उससे पहले जो और अधिकारी हैं, या जिस रूप में सरकार बनते से ही मीना जी एक बहुत बड़ी चर्चा ये भी चली थी कि दिल्ली में बैठा कोई 2 अधिकारी, जिनको रिटायर्ड अधिकारी के रूप में जाना जाता है, नाम तो लेना उनका उचित नहीं है, चर्चा में ही था, कितना सच था क्या नहीं था, कि उनकी गाइडेंस से राजस्थान में बदलाव हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के बदलाव, और उसमें प्रमुख भूमिका मुख्य सचिव की थी। मुख्य सचिव जो सुधांशु पंत है, इसमें कोई दो राय नहीं, राजकुमार जी जो कह रहे थे कि वो बहुत काबिल अधिकारी हैं, बहुत अनुभवी अधिकारी हैं, और उनकी प्रशासन पे बहुत जबरदस्त पकड़ है, और वो राजस्थान के तमाम अधिकारियों की कार्य क्षमता को अच्छी तरह पहचानते हैं। तो उन्होंने जो पहले बदलाव किया वो उसी रूप में किया होगा, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि सरकारें क्या है, राजनीतिक सरकारें हैं, राजनीतिक दलों की सरकार है, तो इनके अपने अलग तरीके के हित होते हैं। राजनीतिक सरकारें जहाँ होती है तो वो फैसले भी राजनीतिक तौर पे लिए जाते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बदलाव का फैसला हो तो उसको राजनीतिक तौर पे ही देखा जाता है। मंत्रियों की, विधायकों की, पार्टी के अन्य नेताओं की अलग अलग तरीके की मंशा रहती है या उनकी डिमांड रहती है, मुख्यमंत्री उनको कैसे पूरा करे। अब मुख्य सचिव प्योरली प्रशासनिक तौर पे बदलाव करना चाहते हैं, और वहाँ स्थानीय स्तर के नेता जो होते हैं सत्ताधारी दल के, वो अपने मनपसंद के अधिकारी को चाहते हैं। वो पुराने अधिकारी के लिए कई तरीके के एलिगेशन भी लगा देते हैं, उसमें सच्चाई कितनी होती है कि वो अधिकारी तो रहेगा ही, पूर्व सरकार में भी काम किया, नई सरकार में भी उसको काम करना है, सरकार उसको जान लगाए, लेकिन दबाव भी बनाया जाता है। तो दबाव तो सत्ताधारी दल के लोग ही बनाते हैं, जब विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनकी मंशा ये रहती है कि उनके इलाके में या उनके संबंधित विभागों में ऐसा अधिकारी रहे जो उनकी बात माने मतलब, या दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि वो विभाग को अच्छा चलाए, मंत्रियों की मंशा हो सकती है, लेकिन वो मंशा अब बहुत कम हो चुकी है। ज्यादातर तो उस रूप में देखा जाता है कि मंत्री अपनी पसंद का प्रमुख सचिव चाहते हैं, मुख्य सचिव वो चाहते हैं कि वो दूसरी तरीके दूसरा अधिकारी उस विभाग में फिट बैठेगा, उसका अनुभव उस विभाग में ज्यादा है, या उसका एजुकेशन बैकग्राउंड इस तरीके का है कि वो विभाग को संभाल सकता है। तो ये कई मंशाएं रहती हैं, लेकिन सरकारें जब राजनीतिक सरकारें हैं तो ये भी तय बात है कि जो भी तबादले अब होंगे वो राजनीतिक उनमें झलक साफ दिखेगी। झलक इन सेंस की जो विधायकों की, मंत्रियों की सिफारिशों पे काम होगा, तो कहीं ना कहीं अब मुख्य सचिव भी ये समझ गए हैं या मान गए हैं कि राजनीतिक तौर पर उनको मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की बात को मानना पड़ेगा, और उस रूप में अधिकारियों की तैनाती ये तो ब्यूरोक्रेसी के लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन जितना संभव हो उतना नहीं मानना भी उनकी एक तरह से उनकी सर्विस का भी पार्ट है, ये भी कहना चाहिए। लेकिन राजीव तिवारी जी, इस वक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 6 महीने के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। बार बार उन पर ये जो सवाल उठते हैं कि पहली बार के विधायक है, जैसे राजकुमार जी ने अभी कहा कि इससे पहले वसुंधरा जी और अशोक जी को तो एक एक अफसर की रग रग पता थी, उन्हें मालूम था किसका कहाँ उपयोग करना है। अशोक जी के साथ हम देखते थे कि उनके जो मुख्यमंत्री के सचिव थे कुलदीप रांका, वो हर समय उनके साथ नजर आते थे। अभी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सचिव उनके साथ बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। मुख्य सचिव को लेकर जितनी पिछले 6 महीने में चर्चाएं हुई हैं, वो पैरेलल सरकार चला रहे हैं, इस तरह की बात भी प्रदेश में लगातार हुई है। सवाल ये कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ब्यूरोक्रेसी के साथ अपनी सरकार को रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, उनको आप क्या सलाह देंगे राजीव तिवारी जी? क्योंकि इस वक्त उनको अच्छी सलाह की भी जरूरत है और अफसरों से काम लेने की भी। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको प्रदेश के जितने भी विभाग हैं या जो भी चीजें होती आई हैं अभी तक, तो
एक तो जो पिछले इनके मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत और उससे पहले वसुंधरा राजे, तो उनके कार्यकाल में किस तरीके से वर्किंग हुई थी उसको समझना बहुत जरूरी है। और वो चूंकि 25 साल, तो एक तो पूरा एक ये अंग्रेजी की कहावत भी है, लव डेवलप्ड इन परमानेंट कम्युनिटी। तो वो जब इतने साल तक अधिकारी किसी नेता के साथ में रहते हैं तो वो नेता भी उन अधिकारी की हर चीज को रग रग से वाकिफ हो जाता है, और अधिकारी भी नेता से ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है कि नहीं, वो क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो पहले से ही वो डिसाइड करके रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी भजन लाल जी नए हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये अगर कोई कदम नहीं उठाएंगे तो अब जैसे सुधांशु पंत हैं, ये अपने मन से सारी ब्यूरोक्रेसी को चलाएंगे, ऐसा नहीं है। सुधांशु पंत जो हैं वो भी कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं, तो सुधांशु पंत पहले भी यहाँ पे बड़े प्रमुख पदों पर रह चुके हैं, और उस समय जो उनकी वर्किंग थी और आज की वर्किंग है उसमें आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। उस समय भले ही चीफ सेक्रेटरी ना रहे हों, लेकिन उनके समकक्ष, मतलब उनसे एक पद ही जूनियर में वो बहुत सारे विभागों को संभाल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, तो वो देखा जाता है कि भाई कहाँ से कौन से, तो अगर भजन लाल जी से वो गाइड नहीं हो रहे हैं तो कहीं दिल्ली से गाइड हो रहे होंगे। क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार में ये बहुत संभव है कि अगर उनको भी पता है दिल्ली वालों को कि भाई भजन लाल जी अभी प्रशासनिक उसमें थोड़े से अगर कमजोर पड़ते हैं तो हमको देखना डबल पड़ेगा, इंजन की सरकार में रिमोट भी डबल है, रिमोट डबल है। रिमोट भले ही डबल हो लेकिन वो टीवी तो एक ही चलेगा ना। रिमोट आप 10 ले आओ, टीवी तो एक ही चलाओगे कि अलग अलग टीवी चलाओगे राजकुमार जी। और आप अभी जो तारीफ कर रहे थे अधिकारियों की, तो मुझे तो लगता है कुछ दाल में काला, कांग्रेस के मन में क्या है? नहीं, राजस्थान के अधिकारी सब बहुत अच्छे हैं, अधिकारी तो सभी अच्छे होते हैं। जो आईएएस बन के आएगा, देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पास करके आएगा, सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग करके आएगा, तो अधिकारी तो अच्छा होगा ही, वो बुरा थोड़ी होगा। उसको तो बुरा और अच्छा बनाते हैं कौन? पॉलिटिशियंस, क्योंकि उनके हित होते हैं, उनको अपने वोट की राजनीति करनी होती है। अधिकारी कोई खराब नहीं होता, अधिकारी सब, क्योंकि आप देखिए साउथ वाला राजस्थान कैडर में आ जाता है, राजस्थान कैडर वाला बिहार कैडर में चला जाता है, तो वहां जाके भी तो काम करते हैं, और वहां वाले यहाँ के भी तो काम करते हैं। अब यहाँ के कमिश्नर हैं तो साउथ के हैं, लेकिन राजस्थान कैडर के हैं, आईपीएस कर रहे हैं कि नहीं बढ़िया काम। अब उनको कैसे गवर्नमेंट गाइड करती है, वो एक अलग उनके वर्किंग में जो फर्क आता है वो सबसे बड़ा कारण उस चीज का होता है। तो मैं तो भजन लाल जी को ये कहूंगा कि अपने जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रहे उनकी वर्किंग का अध्ययन करें, वो किस तरीके से, कब, कैसे, किस मौके पर क्या निर्णय क्यों लेते थे, कैसे लेते थे, अधिकारियों पर उनका कैसा वर्चस्व रहता था, किस तरीके से टैकलिंग करते थे, वो सारी चीजें अभी सीखना थोड़ा सा बाकी है। लेकिन वो ज्यादा इसमें कोई पारंगत होने में कोई 10-20 साल नहीं लगते। अभी एक ये विधानसभा सत्र निकलेगा, आप देखिए उसके अगले सत्र तक ये भी पारंगत हो जाएंगे। तो विधानसभा का सत्र निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सरकार की खामियां, विपक्ष को कोई मौका नहीं मिले उस तरीके से अगर प्रशासन से काम लेंगे तो वो सारी चीजें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। वो तो प्रशासन से काम किस तरह से लेते हैं मुख्यमंत्री, इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों के काम को देखें, समझें और ब्यूरोक्रेसी में कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं, मतलब अफसरों से कैसे काम को लें। श्याम सुंदर शर्मा जी बड़ा गहन चिंतन कर रहे हैं, देख रहे हैं लिस्ट किसको कहाँ कब कैसे जगह मिली हुई है और कहाँ मिलनी चाहिए। तो श्याम जी के पास एक एक का बही खाता भी है बहुत। हाँ श्याम जी, क्या है, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी की ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ कितनी मजबूत हो पाई है और कितनी कमियां हैं अभी? देखिए मीना जी, ये तो अरबी घोड़े होते हैं,
और अरबी घोड़े की लगाम पकड़ना और चलाना आना चाहिए, तो ठीक ठाक चलते, नहीं तो ये अपने मन मर्जी करते हैं जिस तरह से देखा। लेकिन जिस प्रकार से देखिएगा कि आपने आने के बाद सब बदल डाले, बहुत सारे बदल डाले, कुछ नहीं बदले, बाकी बदले तो हैं। आपने आने के बाद कितने बड़े व्यापक पैमाने पर तबादले किए आपने देखा, लेकिन उसके बाद भी 11 लोकसभा क्षेत्र हार गए आप वापस। हारने के बाद एक समीक्षा हो रही है कि भाई देखिएगा कि जो अधिकारी लगाए गए थे वो हमको लाभ दे पाए नहीं दे पाए, किस तरह की स्थितियां बनी क्या नहीं बनी। अब देखिए खुद ही अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी फ्री हो गए आजकल, दूसरे आज देखिएगा कि नए निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन लग गए हैं, तो प्रवीण गुप्ता फ्री हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको कहीं नई जगह लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति में भी राजस्थान सरकार के पास 113 IAS अधिकारियों की कमी है। अब उस कमी की पूर्ति कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, किस तरह की स्थिति के कि जो कैडेट पोस्ट है उतनी पोस्ट नहीं लगा पाए। अभी तक हम शुभ्रा सिंह को क्यों नहीं हटा पाए, जो अशोक गहलोत के जमाने में थी वो आज भी लगी हुई है। अखिल अरोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन में लगा हुआ, तो आज भी लगा हुआ है, वो हटाया नहीं गया। अब क्योंकि बजट की तैयारी भी हो रही है, बजट, लेकिन आपके पास बजट में देने के लिए कुछ होता नहीं है आजकल। केवल आप बैठ के कर लो, देने के लिए आपके पास क्या है, लीकर और केवल आप पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो, बाकी पे जो टैक्स लगाने के पास आपके पास अधिकार है ही नहीं। केंद्र सरकार के पास GST के माध्यम से टैक्स लगता है सारा। तो इसलिए मैं देख रहा था बजट की बैठ के चल रही है आज, तो वो भी कह रहे थे करोड़ीलाल मीणा भी VC के माध्यम से जुड़ गए हैं, तो उसका मतलब वो इस्तीफा देने वाले जो चल रही थी सुगबुगाहट, वो भी शायद वो लगती है अध्याय तो खत्म हो गया है, वो अध्याय तो अब खत्म हो गया है, सबको मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जुड़ गए आज वो जुड़ गए। लेकिन श्याम आज सुंदर शर्मा जी, BC शिखर अग्रवाल की चर्चा होनी कितनी जरूरी है ब्यूरोक्रेसी की जब चर्चा होती है, क्योंकि कुलदीप रांका हमेशा सुर्खियों में रहे, यहाँ शिखर अग्रवाल उतनी चर्चा में नहीं रहते हैं, सामने भी नहीं आते हैं। आजकल अभी भी कुलदीप रांका चर्चा में है, अभी भी अविनाश गहलोत तो उससे बन नहीं रही उसकी, क्योंकि वो तो अलग तरह का आदमी। उसने कहा कि आप अगर कोई समझौता करके कुछ करना चाहते हो तो मैं तो नहीं कर दूंगा, फाइल पे साइन नहीं किए, तो वो बड़ा अटपटाट लगा हुआ है कि कुछ स्कॉलरशिप को लेकर के बहुत सारी चीजें अभी फंसी पड़ी थी, और भी कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं है, वो विवाद का विषय बना हुआ है। अब कुलदीप रांका को लगाए रखेंगे या हटाएंगे अभी कुछ पता नहीं है किस स्थिति है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ बदलाव या तो बजट से पहले कर दें, नहीं तो बजट की बात करेंगे, क्योंकि अब बजट के अंदर टाइम आपके पास रहा नहीं। विधानसभा का सत्र आपके 3 जुलाई से शुरू होने वाला है, तैयारियां शुरू चल रही है। कुछ अधिकारी जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं उनको तो लगाना ही पड़ेगा। व्यापक बदलाव तो इस विधानसभा के सत्र के बाद मेरे को लगता होगा, लेकिन हाँ कुछ बदलाव निश्चित तौर पर अभी फिलहाल करने वाले हैं। जिस तरह से कुछ को हटाना है तो हटाएंगे और किसको लगाना है तो लगाएंगे, क्योंकि अभी तक तो प्री बजट की बैठकें में बजट से पहले कुछ बदलाव हो सकते हैं आपके मुताबिक? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास अधिकारी आपके पास आके बैठ गया, उसको कोई तो पद दोगे, नहीं तो बिना पद के तो कैसे, नवीन महाजन की जगह लगा दो, कुछ करो, कुछ तो करने आदेश तो निकलने पड़ेंगे। आप देखिएगा कि अभिजीत बैनर्जी आपने नाम सुना, वो तो मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत करीबी था, और वसुंधरा जी के करीब लोग बहुत अच्छी जगह पे लगे हुए हैं। और देखिएगा मुख्यमंत्री कार्यालय में जो लोग लगे हुए हैं वो तो चर्चा के विषय रहे। आपने भी कहा ना कि वो देखिए देखिए डिप्टी CM है, जो आजकल डिप्टी CM जो वित्त मंत्री का काम भी देखती हैं, वो तो आहत है उनसे, पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं है, वो तो आपको मालूम, JDC रहे थे तो क्या कुछ रहा था। लेकिन निश्चित तौर पर जो JDC लगाई हुई है वो भी इतनी कारगर नहीं है। किस तरह की स्थितियां आपको भी पता है, क्या क्यों लगाया गया नहीं लगाया मुझे नहीं पता किस तरह की स्थितियां बनेगी, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि JDC की बड़ी चर्चा हो रही है, JDC की चर्चा कितनी सही है? राजकुमार शर्मा जी, JDC के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? कांग्रेस पार्टी का मंजू राजपाल जिस तरह की सख्त ऑफिसर है, किसी की करप्शन की बातें चलती नहीं है उस तरह से, कैसे देखते हैं आप JDC के काम को? अभी तो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी बुलडोजर चलवा रही हैं। मीना जी, सरकार को बदनाम करने में, रेवेन्यू देने में जयपुर में JDA और नगर निगम का बहुत बड़ा हाथ होता है। आम आदमी को नगर निगम और JDA और पुलिस इनसे बहुत काम पड़ता है।
हर आदमी लगभग जेडीए जाता है, नगर निगम जाता है, या पुलिस का कोई ना कोई संपर्क होता रहता है। जेडीए में अच्छे अफसर लगे हुए हैं, और अफसर हमेशा, बड़ा वाला अफसर हमेशा अच्छा होता है। ये जो नीचे की जो चैन है बहुत डिस्टर्ब करती है, और ये परंपरा निजाने क्या चल पड़ी है कि जेडीए हो, नगर निगम हो, बिना कोई हिसाब किताब के कागज आगे बढ़ता ही नहीं है, और बढ़ता है तो आगे वाले रोक देते हैं। मेरे को अभी जानकारी मिली कि जो पहले नगर निगम में, जेडीए में तोड़फोड़ के जो बॉस थे, वो रघुवीर सैनी लगे हुए थे। आजकल उनको जूनियर पोस्ट पे लगा दिया है, वो छुट्टियों पे चल रहे हैं। तो अधिकारी चाहे कांग्रेस के राज में हो, चाहे बीजेपी के राज में हो, अधिकारी की क्षमता के अनुसार उसका उपयोग किया जाना चाहिए, और अधिकारियों को भी कांग्रेस बीजेपी को छोड़ करके, नेता को छोड़ करके राज्य हित में काम करना चाहिए। चाहे पोस्टिंग जेडीए में हो, चाहे वो वित्त विभाग में हो, चाहे वो आबकारी में हो, चाहे पुलिस में हो, और चाहे नगर निगम में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो। जी अधिकारी क्या होते हैं राजीव जैन वो जी, हमेशा राजीव जैन जी, देश के अनुसार काम जेडीसी करते को लेकर, जी राजकुमार जी, नहीं, जेडीसी को लेकर मीना जी, राजीव मैं जैन इनको जी ये कहना बहुत चाह रहा चर्चा था। है, मुख्यमंत्री नहीं, निवास से लेकर। मैं मीना जी एक बात कहना चाह, राजकुमार जी को पता नहीं रघुवीर सैनी की याद क्यों आई। उसको जब सीनियर पोस्ट पे लगाया था जेडीए में, जब तो आपको नहीं बोला गया कि वो सीनियर कैसे लग गया, वो तो जूनियर था वहां पर। एडिशनल एसपी, डीआईजी की रैंक, आईजी की रैंक पे लगा था। जब आपको नहीं दिखा था, आप क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साड़ू की चिंता ज्यादा करते हैं, आपको भी चिंता करनी पूर्व मुख्यमंत्री की, तो आप उस रघुवीर सैनी की बात को कहोगे तो फिर एसीबी वेसीबी क्यों नहीं लगाई। मुझे नहीं पता किस तरह की स्थिति, कितने सीज किए, कितने खोले, आपको पता है, बहुत करीब हो आप, तो इसका मतलब उनके। जी राजीव जैन जी, ये जेडीसी को लेकर जितनी चर्चाएं हैं, साफ सुथरी छवि के काम करने वाले अफसरों को तुरंत हटाने की मांग, क्या ये ही मंजू राजपाल का दोष है क्या? देखिए, जहां तक आपने जेडीसी की बात की, मंजू राजपाल की, तो मैं जितना जानता हूं, वो एक तो जो उनकी कार्यशैली है या कार्य पद्धति है, जो आजकल की पॉलिटिकल सरकारों में बिल्कुल नहीं चल सकती। वो किसी भी मंत्री को या अपने बड़े अधिकारी तक को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ना भी कर देती है, ना मिलना उनका लोगों से, या जो एक पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए जेडीसी जैसी पोस्ट पे, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। वो आम आदमी से भी नहीं मिलती, उसकी क्या प्रॉब्लम है, मर्जी पड़े जिससे मिलेंगी, या पॉलिटिकल जो सिफारिश आएगी या उनके बड़े अधिकारियों की बात आएगी, वो उनका भी कहना कहीं ना कहीं टाल देती। क्योंकि उनसे कई पूर्व में, जहाँ वो पूर्व में गहलोत सरकार में जब वो एक बड़े विभाग में थी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उनका कहीं मंत्री से विवाद हो गया तो उनको तुरंत रेवेन्यू बोर्ड का मेंबर बना के भेज दिया गया था। तो ये उनकी अपनी एक वो है, लेकिन जिस सरकार में बड़ी प्रभावशाली भी हो गई, उनको पता नहीं, सब लोग ताज्जुब भी करते हैं कि ऐसी जेडीसी जैसी पोस्ट पे ऐसे अधिकारी को कैसे लगा दिया। लेकिन लगा दिया, अच्छा है, वो अच्छा काम करे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जेडीए जैसी जगह पे पॉलिटिकल सिफारिशें बहुत ज्यादा जाती हैं, और बड़े अधिकारियों की भी जाती है, अधिकारियों के भी बड़े इंटरेस्ट रहते हैं। सुधांशु पंत है, शिखर अग्रवाल है, ये सब उनके बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख पदों पे बैठे हैं, और पूर्व में जेडीसी रह चुके हैं। तो वो जेडीए की कार्य प्रणाली को वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ किस तरीके के काम करने पड़ते हैं या होते हैं। तो जैसा आप जिक्र कर रही हैं जेडीसी का, तो उनका जो मेरी छोटी मोटी जानकारी है उस हिसाब से मैंने बताया आपको। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने राजीव जैन जी। वो ऑल इंडिया 6th रैंक रही हैं आईएएस की परीक्षा में, और विमेन वाले में पहला रैंक था आपको उनका। मैं बता दूं, जब वो उनकी छोटी बहन अंजू राजपाल आरएएस है, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में जॉइंट सेक्रेटरी है। तो वो एक अलग चीजें हैं, जब भाई बहन कहीं भी हो सकते हैं, कोई अलग अलग पदों पे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही बात है। मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रही थी, जो आपने संदर्भ दिया, जो आपने बात कही कि एक अधिकारी को लोगों से मिलना जुलना, उनकी बातों को सुनना, और खास करके जेडीए में तो इस तरह के विवाद और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे आते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में नेताओं को भी वहां पर हर दिन जेडीसी से मिलना होता है। ऐसे में अगर वो अफसर नहीं मिलता है तो उसका सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार के काम कितने होते हैं और कितने रुकते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए जिस दिन से जेडीसी की तैनाती के रूप में, जी राजीव, कहने का अर्थ ये था कि पब्लिक टच डिपार्टमेंटों में बिल्कुल बिल्कुल समझ में आती है आपकी बात, आपकी बात एकदम सही है। राजीव तिवारी जी, शिखर अग्रवाल को लेकर
इस वक्त सरकार में मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में किस तरह की चर्चाएं हैं, वो कितनी सही है? देखिए, उन पर भी आरोप लग चुके हैं कई, तो अब है वो उसमें। अब मेरा इसमें एक कहना है कि जो मंजू राजपाल हैं, अगर वो जेडीसी के रूप में अच्छे से काम कर रही हैं और वो अनावश्यक राजनीतिक दबाव या उसमें नहीं आती हैं, तो अच्छी बात है। तो ऐसे जो पब्लिक डीलिंग, अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो पब्लिक से नहीं मिलती? पब्लिक से मिलती हैं, वो जो समय निर्धारित समय है, जितनी ग्रीवेंसेस वो देख सकती हैं, देखती हैं, लेती हैं। तो लेकिन उसमें भी एक जो कार्रवाई अभी जिस तरीके से सांगानेर का जिक्र चल रहा था कि सांगानेर में वो 100 फीट रोड करने के लिए इतने मकान तोड़ दिए, तो उसमें इन अधिकारियों को और सरकार को चाहिए कि वो सारा, अब 2013 से पहले का जिसके पास बिल है उसका छोड़ देंगे, उसको मुआवजा देंगे। मतलब अब बहुत सारी जगह तो उसमें ऐसी कि 2013 से पहले वहां पे बिजली के कनेक्शन ही नहीं दिए जा रहे थे। पृथ्वीराज नगर में बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी हैं जिनमें बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन दिए ही नहीं गए थे, तो बेचारे बिल कहाँ से लाएंगे? तो पहली जांच इसके अंदर ये सारी तोड़फोड़ से पहले, और इसमें कोर्ट के निर्देश में भी ये चीज होनी चाहिए थी कि जिन अधिकारियों के समय में ये सारे एनक्रोचमेंट, सो कॉल्ड जो एनक्रोचमेंट हुए, या जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों ने वहां पे अपने पट्टों पर भूखंड बेचे, मुआवजा तो उनसे वसूल कर और इनको दिया जाना चाहिए। भाई इन्होंने ही तो उनसे पैसे लिए होंगे और अधिकारियों ने पैसे लेके बनवाए होंगे मकान। तो ना तो ये कोर्ट के आदेश में इस तरीके के निर्देश हैं और ना ही उसको मानते हुए कोर्ट के आदेश को, गिराने के आदेश को के साथ ही सरकार को चाहिए, जेडीए को चाहिए कि भाई आप तोड़ रहे हो किसी का मकान, तो ये तो देखो ये मकान बना कैसे था। आपने तो 100 अपने मास्टर प्लान में और अपने सेक्टर प्लान के अंदर बना दी 100, तो फिर जालाना बाईपास को भी कराओ, वो क्यों नहीं करा रहे हो? बिल्कुल, उसके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे आदेश आ चुके हैं। क्यों नहीं आप सुभाष मार्ग पे पूरा इतना बड़ा कमर्शियल पूरा बन गया है, क्यों नहीं उसको हटा रहे हो? मध्यम मार्ग को क्यों नहीं आप कर रहे हो? उसके लिए भी हाई कोर्ट के आदेश है, सख्त आदेश हैं जी। तो ये सारी चीजें यहाँ क्या है कि जनता में कंफ्यूजन पैदा करती हैं और यही अल्टीमेटली बाद में जाके फिर किसी भी अधिकारी की कार्यशैली को, भले ही वो कितना अच्छा अधिकारी हो, उसके खिलाफ वो चीजें बन जाती हैं, फिर उनको बदलना पड़ता है और सरकार को भी सोचना पड़ता है कि भाई ये हमारे इतने हजारों वोटर खत्म हो जाएंगे इससे। तो अगर कोर्ट का आदेश का पालन करना है आपको, तो पूरे जहां जहां आदेश हो चुके हैं कोर्ट के, तो आपने, ये तो नया आदेश आया है बहुत, जो पहले के आदेश है उनको तो आपने लागू तो किया ही पहले नहीं के उनको। आदेशों को भी निकालिए, उनको भी देखिए, हाथ में आने पर वो भी क्या उसी तरह से होते हैं। लेकिन ये बात आपकी नहीं, सही है वो कर राजीव ही नहीं तिवारी। पाते हैं लोग, वो कर ही नहीं पाते हैं। ये तो नया आदेश है, इसमें तो आपने त्वरित कार्रवाई कर दी, और पहले के जो आदेश फाइलों में पड़े हुए हैं इनकी, उनको क्यों नहीं कर रहे हो भाई? उनको भी करो ना। अगर सुगम रहा, आप चाहते हो कि जनता के लिए सुगम रहा हो, तो फिर सबके लिए होनी चाहिए, एक इलाके सभी के लिए तरफ क्यों होनी होनी चाहिए, चाहिए? सभी तरफ। तो ये जहां जहां इसे आदेश हुए हैं, मुख्यमंत्री के इलाके से जोड़ना कितना सही है श्याम सुंदर शर्मा जी? हालांकि ये विषय से हम भटक जाएंगे, वापस उसी पर आते हैं। कुल मिलाकर अफसरशाही में जो बदलाव है, श्याम जी का कहना है कि वो बजट से पहले भी हो सकते हैं। कौन कौन से अफसर हैं जिनको प्रमुख बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, मिल सकती है? क्योंकि एक बात सभी के द्वारा समान रूप से कही जा रही है श्याम जी, वो ये कि भजन लाल जी के तो कोई बहुत विश्वस्त पुराने ऐसे अफसर हैं नहीं जिनको वो अपनी प्राथमिकता में लेकर आए। इस तरह की चर्चा बहुत ज्यादा है। वो तो मुख्य सचिव है ना, मुख्य सचिव अपने तरीके से तबादले करेंगे, क्योंकि मुख्य सचिव तो मुख्यमंत्री के हैं ना पसंद के,
वो अगर भाई हो सकता हो दिल्ली से लाए गए, लेकिन अब पसंद तो उनकी बने हुए हैं ना, आजकल तो उन्हीं के कहने से काम तो होता है। जेडीसी में जेडीए में 2 महिला अधिकारी लगी हुई हैं, एक तो जेडीसी है और दूसरी सेक्रेटरी है। तो पहली बार हुआ है कि 2 महिला अधिकारी वहां पर लगाई गई हैं, लेकिन है तो ठीक अधिकारी, दोनों के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं है। अब देखिएगा जिस तरह से हाईकोर्ट के निर्देश पे जो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आजकल अतिक्रमण हटाने की बात चल रही, तो उससे मुख्यमंत्री को नुकसान कम है, फायदा ज्यादा हो रहा है। हटेंगे तो कितने 215 अतिक्रमण, और जो लाभ होने वाला है वो संख्या बहुत ज्यादा है तिवारी जी। इसलिए मुख्यमंत्री जी को पूछ करके सारी चीजें हो रही है। अभी मान के चलिए, मैंने ये नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री को इससे नुकसान होगा। मैंने तो मैं ये कहा है कि आदेश अगर कोई लागू करना है तो आदेश तो देखिए ये तो बहुत पुराना आदेश है, नया आदेश नहीं है। ये तो कंटेम लगा हुआ है, आदेश पड़े हुए हैं, इससे पुराने कंटेम आदेश नहीं, पड़े हुए हैं। कंटेम आ गया, कंटेम आने के बाद हो रहा है सारा का सारा। आप 3 देखिए उसमें 2 या 2.5 किलोमीटर का लोगों को चक्कर लगा के जाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को स्वार्थी है, उनको निश्चित रूप से कुछ उनको एडजस्ट किया जा सकता है, कुछ को अगर जा रहे हैं क्योंकि आपने गलत प्लॉट खरीदे तो गलत खरीदे, तो ये सब चीजें, क्योंकि आप उस वक्त सोच ही नहीं पा रहे थे, सब सोचते थे कि देख पुष्पेंद्र भारद्वाज हमको रोक दिया, उसने नहीं होने दिया, उसके कार्यकाल में होने वाला था, शांति धारीवाल ने इस कार्रवाई को नहीं होने दी। लेकिन देखिए इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री को लॉस कम है, फायदा ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2.5 किलोमीटर का रास्ता पूरा साफ हो जाएगा और एक जिस जाति ने उनको वोट नहीं दिया, श्याम जी कौन कौन से अफसर हैं जो लॉटरी खुलने का इंतजार कर रहे हैं? देखिए लॉटरी खुलने का आजकल तो अफसर तो है ही नहीं, ज्यादा अफसर है कहाँ अच्छे वाले, तो बाकी तो देखिए आरएस से आईपीएस आईएएस बने हुए रिटायर हो गए। वो अब हमारे टाइम पे तो ये अब देखिए जो कलेक्टर होता था आजकल चीफ सेक्रेटरी है, आजकल तो बहुत सारे तो हो रहे हैं, अभय कुमार वगैरह। अंदाजा लगाइए श्याम जी कैसे क्या बता पाएंगे कि इनके तो सब नहीं आप मेरी बात सुनिए कि अब मैं कह रहा हूँ कि जो अदर सर्विसेज से आए थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने लगा दिया था, अब आरएएस से आईएएस बने हुए लोग बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारे संभागीय आयुक्त हैं, तो उनको आप, क्योंकि वो तो राजनीतिक भाषा समझते हैं और राजनीतिक भाषा के अनुसार निर्णय भी कर लेते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट आता है, राजनीतिक भाषा समझने वाले चाहिए कि नहीं समझने वाले चाहिए, मुद्दा ये भी तो है ना। राजकुमार जी, आपने बहुत तारीफ की अफसरों की, क्या फीडबैक आ रहा है अफसरों की तरफ से? आपकी किसी से बात हुई 2-4 अफसरों से, सीनियर लोगों से? क्या सरकार के बारे में उनकी ओपिनियन है? किस तरह से वर्किंग हो रही है? अभी तो सरकार बिना जी हनीमून पीरियड पूरा हुआ, हेलीकॉप्टर से नीचे लैंड की है। अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मंत्री कौन रहेगा, मुख्यमंत्री कौन रहेगा। वसुंधरा जी ने गुलदस्ते खरीद लिए हैं, दिल्ली दौरे चल रहे हैं, कई नेता बिल्कुल शांत हैं, और पॉलिटिक्स में बड़े नेताओं का शांत होना बहुत कहीं ना कहीं कोई खतरे का निशान होता है। और ये बजट तो मतलब कांग्रेस पार्टी ने कम से कम नैरेशन बनाना तो सीख लिया है, राजीव तिवारी जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी राजकुमार जी कंप्लीट करिए अपनी बात प्लीज। इसलिए ये बजट अच्छा आना चाहिए, और ये बजट होगा, बजट के बाद ब्यूरोक्रेसी सारी चेंज होगी, नए कलेक्टर लगेंगे, नए एसपी लगेंगे, सारे एसएचओ ट्रांसफर होंगे, जेडीए नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, सब अच्छे तबादले होंगे, तब जाके सरकार दौड़ेगी। डबल इंजन की सरकार जो बड़ी बड़ी ट्रेन लेकर के दौड़ रही है, वो मुझे लगता है बजट के बाद जोड़ेगी। 15-20 जुलाई के बाद बहुत बड़ी संख्या है उन मंत्रियों की भी जो अपने अफसरों से संतुष्ट नहीं है और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से संतुष्ट नहीं है। उसमें दिया कुमारी से लेकर तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के पास अपने पसंदीदा अफसरों की लिस्ट है। अब उसमें मुख्यमंत्री और सीएस दोनों मिलकर क्या करते हैं देखना होगा, इंतजार करना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि आज जो कुछ समाज और सरकार के बीच चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर पिछले लंबे समय से जो बात चल रही है कि क्या राजस्थान में अब मुख्यमंत्री ऐसे कुछ अफसरों को लाने वाले हैं जिनके साथ काम की रफ्तार राजस्थान में बढ़ाई जा सके, क्योंकि कुछ अफसर अभी भी पिछली सरकार में जो थे उन्हीं पदों पर बने हुए हैं। क्या सरकार उन पर इतना भरोसा कर रही है कि उन्हीं के साथ राजस्थान को रफ्तार देगी या फिर उनकी जगह अपने पसंदीदा लोगों को लेकर आएगी? अभी नजर बनी रहेगी इस विषय पर, क्योंकि अभी तुरंत कुछ होने वाला लग नहीं रहा है। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।